19 अक्टूबर 1987 सोमवार का दिन सुबह 9:30 बजे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपनिंग बेल बजी, टर्मिनल लाल हो गए, पूरे लाल। डाउ जोन्स जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जो एक दिन पहले 2246 पॉइंट पे बंद हुआ था, वो गिरना शुरू हुआ। पहले 50 पॉइंट, फिर 100, फिर 200। ट्रेडर्स एक दूसरे को देख रहे थे, ये क्या हो रहा है? किसी के पास जवाब नहीं था क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोपहर तक डाउ जोन्स 300 पॉइंट नीचे गिर चुका था। फ्लोर पे कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ फोन पे क्लाइंट्स को संभाल रहे थे, कुछ बस स्क्रीन को घूर रहे थे, जैसे कोई अपना घर जलते हुए देख रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। 3:30 बजे जब तक मार्केट बंद हुआ, डाउ जोन्स 508 पॉइंट नीचे गिर चुका था। एक दिन में 22.5% का क्रैश। इतना बड़ा क्रैश वॉल स्ट्रीट ने अपनी पूरी हिस्ट्री में नहीं देखा था। इस दिन को आज की तारीख में ब्लैक मंडे कहा जाता है। उस फ्लोर पे एक आदमी बैठा था, 27 साल का, पतला, लेबनान देश का। उसके आसपास सब टूट रहे थे, चिल्ला रहे थे, करियर्स खत्म हो रहे थे, अकाउंट जीरो हो रहे थे। कुछ लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई एक ही सेशन में साफ हो गई थी और उसकी स्क्रीन ग्रीन थी। इस ट्रेडर का नाम था नसीम निकोलस टैलेब। इसके साथ में एक और ट्रेडर बैठा था, डेव। 8 महीने से नसीम का मजाक बना था, तू पैसा जला रहा है, हर दिन लॉस, ये कोई स्ट्रेटजी है? डेव की स्क्रीन आज लाल थी, कंप्लीटली रेड। डेव ने नसीम की स्क्रीन की तरफ देखा, फिर नसीम की तरफ, कुछ बोला नहीं। नसीम की स्क्रीन पे क्या था? $35 मिलियन का प्रॉफिट एक ही सेशन में, उन्हीं ऑप्शन से जिनको डेव लॉटरी टिकट बोला करता था। उस शाम जब नसीम अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, बेड पे लेटा और उस रात 12 घंटे सोया। उस दिन का इंतजार पिछले 15 साल से कर रहा था, जब उसने अपनी आंखों से देखा था कि दुनिया एक ही दिन में कैसे बदल जाती है। और ये कहानी इसी ट्रेडर की है और इसके साथ साथ उन सब ट्रेडर्स की जो कि आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने सुना ब्लैक मंडे, वो वॉल स्ट्रीट हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे क्रैश था। एक दिन में 22.5%। उस हफ्ते हजारों ट्रेडर्स के करियर खत्म हुए थे और इसी 27 साल के ट्रेडर जिसको सभी लोग लॉटरी टिकट बायर बोलते थे, वो एक दिन में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था। लॉटरी टिकट्स, क्योंकि नसीम सस्ते ऑप्शंस खरीदता था, बहुत सस्ते, फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। वो स्ट्राइक प्राइस जो मार्केट से इतने दूर होते थे कि 95% चांस था कि एक्सपायरी में वो वर्थलेस हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ऐसे ऑप्शंस सस्ते में मिलते थे और सस्ते में ही खत्म हो जाते थे। हर दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीनों तक उसके कलीग्स कहते थे कि ये पैसा जलाता है और टेक्निकली वो सही भी थे। ज्यादातर दिनों में नसीम पैसा जला ही रहा था, लॉस ही कर रहा था। पर वो 5% का चांस जब कुछ बड़ा हो जाता था, कुछ ऐसे जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तब वो सस्ते ऑप्शंस 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो जाते थे एक ही दिन में। इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, वीकली एक्सपायरी पे सस्ते कॉल या पुट खरीदते हो 5-10 रुपए के, ये सोच के कि लग गया तो बहुत बन जाएगा, तो आप वही कर रहे हो जो नसीम करता था। लेकिन कुछ फर्क है। नसीम जानता था कि 99 बार पैसे जाएगा, 99 बार, और वो उसके साथ ठीक था। आप 3 बार पैसा जाने के बाद स्ट्रेटेजी बदल लेते हो और ये फर्क उसे उन सब 93% लॉस मेकिंग ऑप्शन ट्रेडर से अलग करता है। ये कहानी सिर्फ उसके सक्सेस की नहीं है, ये उन चीजों के बारे में भी है जो ऑप्शन ट्रेडर्स को नसीम निकोलस टैलेब बनने से रोकती है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन 1987 से नहीं, 1975 से। बेरूत, लेबनान। तब नसीम 15 साल का था और एक ऐसी सुबह हुई जिसने उसकी दुनिया बदल दी। बेरूत, लेबनान। उस वक्त बेरूत को लोग पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट बोलते थे। फ्रेंच कैफेज, यूरोपियन टूरिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, ज्यू सब साथ में रहते थे। कोई टेंशन नहीं थी, कोई साइन नहीं था कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। नसीम का घर शान और शौकत का घर था। दादा सुप्रीम कोर्ट जज थे, नाना डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, फादर कैंसर स्पेशलिस्ट थे। घर में फ्रेंच बोली जाती थी और डिनर टेबल पे फिलॉसफी और पॉलिटिक्स की बातें होती थी। एक शाम नसीम के दादा चाय पीते हुए कह रहे थे, लेबनान में कुछ नहीं होगा, हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, क्रिश्चियन और मुस्लिम का बैलेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे पता है क्या होगा और क्या नहीं। नसीम के पिता नाकिब ने जवाब दिया, अब्बा सीरिया की तरफ से टेंशन आ रही है, पैलेस्टीनियन कैंप्स में मूवमेंट हो रहा है। दादा ने हाथ हिलाया और कहा कि नाकिब रिलैक्स करो, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन एक साल बाद अप्रैल 1975 में सिविल वॉर शुरू हो गई। एक सुबह नसीम स्कूल के लिए निकला और गली पे ही फायरिंग की आवाज आई बहुत पास से। वो भाग के घर वापस आया, पिता ने दरवाजा खोला, नसीम को अंदर खींचा और दरवाजा बंद किया। ये सब क्या हो रहा है पापा? नसीम के पिता का चेहरा ऐसा था जो नसीम ने कभी नहीं देखा था, कंफ्यूज्ड, डरा हुआ। बोले, पता नहीं। आसपास का माहौल हफ्ते भर में बदल गया। कुछ घर खाली हो गए, कुछ लोग भाग गए, स्कूल बंद हो गए, गलियों पे चेक पॉइंट लग गए, फैमिली बेसमेंट में रहने लग गई। एक रात जब बाहर गोलियां चल रही थी तो नसीम ने अपने पिता से फिर से पूछा, ये कब खत्म होगा? पिता ने कहा कि मुझे नहीं पता बेटा। दादाजी ने कहा था कि कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा था कि वो पॉलिटिक्स में 30 साल से हैं। लेकिन नाकिब, नसीम के पिता ने कहा कि हाँ, पर इस बार वो गलत थे, मीडिया वाले भी गलत थे, मिनिस्टर भी गलत थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि ये होगा। नसीम चुप हो गया, पर उस रात उसके दिमाग में कुछ परमानेंट सेट हो गया। एक्सपर्ट को कुछ नहीं पता
पता होता। कोई भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लोग प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें पता है, पर एक्चुअल में क्या होना है किसी के हाथ में नहीं। कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। और नसीम बेसमेंट में ही बैठा रहता था, बॉम्ब्स की आवाज के बीच, और मैथमेटिक्स पढ़ता रहता था, प्रोबेबिलिटी, फिलॉसफी, और एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि अगर दुनिया इतनी ही अनप्रेडिक्टेबल है तो क्या कोई तरीका है जिसमें आप तैयार रह सको बिना प्रेडिक्ट किए। ये सवाल उसके साथ बैरूत से पेरिस, पेरिस से वॉटन, वॉटन से वॉल स्ट्रीट तक गया, और वॉल स्ट्रीट पे इसी सवाल ने उससे वो बना दिया जो आज दुनिया जानती है। नसीम अमेरिका में मूव हो चुका था, 26 साल का था, वॉटन की यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा था, करेंसी और ऑप्शंस में ट्रेडिंग का काम कर रहा था। फ्लोर पे 50 से 60 ट्रेडर बैठे थे, सब शार्प थे, अग्रेसिव थे, सब पैसा बनाने आए थे। नसीम ने अपनी स्ट्रेटजी शुरू की और पहले हफ्ते से लोगों को समझ में कुछ नहीं आया। वो सस्ते ऑप्शन खरीदता था, बहुत सस्ते, जैसे कि पहले बताया। नसीम उन्हें खरीदता था यूरो डॉलर फ्यूचर्स में, करेंसीज में, बॉन्ड्स पे, हर जगह वो चीज खरीदता था जो कोई नहीं चाहता था। हर दिन उसका PNL रेड होता था, छोटा लॉस, कभी $500, कभी $800, कभी 1200, कुछ नहीं होता था। ऑप्शंस एक्सपायर होते थे, पैसा जाता था और नसीम अगले दिन फिर से वही करता था। डेव, जो कि उसके बगल में बैठता था, लोग उसको स्मार्ट ट्रेडर बोलते थे, हर महीने कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाता था, नॉर्मल ट्रेडर, नॉर्मल स्ट्रेटजी। एक दिन लंच पे डेव ने नसीम से सीधा पूछा, भाई तेरी स्ट्रेटजी है क्या एग्जैक्टली? मैं 3 महीने से देख रहा हूँ, तू हर दिन लॉस कर रहा है, तेरे स्क्रीन पे कभी ग्रीन देखा ही नहीं मैंने। नसीम ने कहा कि मैं वो चीजें खरीद रहा हूँ जो तब काम आएंगी जब कुछ बहुत बड़ा होगा, क्रैश, क्राइसिस, कुछ भी एक्सट्रीम। डेव ने कहा, अरे भाई लेकिन तू सस्ते ऑप्शन ही खरीद रहा है, उसको खरीद के बैठा रहता है, ये तो कोई भी कर सकता है। नसीम ने कहा कि ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। पहली बात, मैं एक मार्केट में नहीं खरीदता, करेंसीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज में खरीदता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ब्लैक स्वान इवेंट कब कहाँ होगा, और अगर सिर्फ एक जगह लगाया तो वो गैम्बलिंग होगी, बहुत जगह लगाया तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे साथ होती है। दूसरी बात, मैं अपने टोटल कैपिटल का बहुत छोटा सा हिस्सा लगाता हूँ, 90% पैसा मेरा सेफ पड़ा है बॉन्ड्स में, कैश में। मैं सिर्फ 10% को इन ऑप्शंस में लेके जाता हूँ। अगर वो 10% जीरो भी हो जाते हैं तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर से वापस आ सकता हूँ। तो डेव ने कहा कि लेकिन वो 90% पैसा भी तो तूने खाली रखा हुआ है, उससे भी तो कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। तो नसीम ने कहा कि उससे कुछ मुझे मिलने की जरूरत भी नहीं है, उसका काम मुझे जिंदा रखना है, ताकि जब वो एक दिन आए मैं टेबल पे बैठा रहूं, बाकी लोग टेबल पे दिखेंगे भी नहीं। डेव ने अपना कोक उठाया और एक सिप लिया, कहा, नसीम ये ट्रेडिंग नहीं है भाई, ये लॉटरी टिकट खरीदना है, हर दिन पैसा फेंक रहा है तू डस्टबिन में। नसीम ने कहा कि डेव, तेरी स्ट्रेटजी हर महीने 20 से 30 हजार डॉलर बना के देती है, अच्छी बात है, पर एक दिन आएगा जब मार्केट में कुछ ऐसा होगा जो तेरे मॉडल में आज की तारीख में है ही नहीं, उस दिन तू सब कुछ खो देगा, और उस दिन मेरे ये लॉटरी टिकट्स इतने होंगे कि तेरे 5 साल का प्रॉफिट मैं एक शाम में कवर कर लूंगा। डेव ने सर हिलाया और कहा कि तुझे पता है ना कि तू पागलों वाली बात कर रहा है। नसीम ने कहा, हाँ मुझे पता है। डेव उठ के चला गया। नसीम को पता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता था। ये कहना आसान है पर सच में फर्क पड़ता तो था। रात को घर जब जाता था अपना PNL देखता था, लाल, रेड रेड रेड, और एक सवाल दिमाग में आता था कि शायद ये सब गलत है, शायद डेव सही है, शायद मैं पैसा जला रहा हूँ। पर फिर वो आंख बंद करता था और सपनों में बेरुत आ जाता था। दादा की आवाज, कुछ नहीं होगा, पिता का चेहरा, पता नहीं। एक सुबह में सब कुछ बदल गया था और नसीम को यकीन था कि मार्केट्स में भी वैसी ही सुबह आती है। पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी, पर आएगी, और इस दिन जो लोग तैयार नहीं होंगे उनके साथ वही होगा जो बेरूत के लोगों के साथ हुआ था। सब कुछ एक दिन में खत्म। तो हर दिन वो उठता था, अपने सस्ते ऑप्शंस खरीदता था, छोटा लॉस लेता था और वेट करता था। डेव कमाता था, नसीम खोता था, पर नसीम जानता था कि इसका मतलब गलत होना नहीं है। 8 महीने ऐसे गुजरे, लॉस के बाद लॉस, कॉलीग्स का मजाक, अपने आप पे डाउट, पर स्ट्रेटजी नहीं बदली। और फिर वो दिन आया, 19 अक्टूबर 1987, ब्लैक मंडे। नसीम अपनी स्क्रीन को देख रहा था, उसकी स्क्रीन अलग दिख रही थी। वो सस्ते ऑप्शंस, वो लॉटरी टिकट्स, वो एक एक करके लाइट अप हो रहे थे, जैसे कोई स्विच बोर्ड में एक एक करके बल्ब जलाता है। यूरो डॉलर ऑप्शंस जो पेनीज में खरीदे गए थे वो डॉलर्स में आ रहे थे। करेंसी ऑप्शन जो किसी को चाहिए भी नहीं थे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। नसीम का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। वो ट्रेड भी नहीं ले रहा था क्योंकि उसकी ऑलरेडी पोजीशन पल रखी थी। वो एग्जिट भी नहीं ले रहा था, वो सिर्फ देख रहा था, जैसे कोई उस चीज को होते हुए देखता है जिसके बारे में वो सालों से सोच रहा हो और आज उसकी आंखों के सामने वो हो रही थी। 1 बजे देव उठा, नसीम के पास आया, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ उसके कांप रहे थे। तेरी पोजीशन कैसी है? देव ने पूछा। नसीम ने कुछ नहीं कहा, स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देव ने देखा, नंबर्स देखे, फिर दोबारा देखे, $35 मिलियन। फिर नसीम की तरफ देखा और कहा, क्या ये रियल है? नसीम ने कहा, हाँ
फाइनली हाँ। डेव कुछ बोला चाहता था पर कुछ नहीं बोल पाया। वो अपने डेस्क पे वापस चला गया, वहीं बैठा स्क्रीन देखता रहा। स्क्रीन बंद कर दी। 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ। फ्लोर से कुछ लोग उठ के चले गए बिना किसी से बात किए। नसीम भी अपनी डेस्क साफ करने लगा। जैकेट उठाया, डेव की तरफ देखा। डेव वहीं बैठा था, स्क्रीन बंद थी, हाथ में पेन था, लेकिन वो वैसा ही बैठा हुआ था। डेव। नसीम ने डेव को आवाज लगाई। डेव ने ऊपर देखा। नसीम ने कहा कि डेव घर जा, आज कुछ मत सोच, कल बात करते हैं। डेव ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाया। नसीम बिल्डिंग से बाहर निकला और पैदल चलना शुरू किया। 3-4 किलोमीटर दूर था उसका घर, लेकिन वो पैदल गया आज। उसके दिमाग में एक नंबर था, उसकी पोजीशंस का टोटल प्रॉफिट आज के दिन का। वो नंबर इतना बड़ा था कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका था 27 साल की उम्र में, एक ही दिन में। तो खुशी नहीं थी, वो बेरूत के बारे में सोच रहा था। 1975 का वो सुबह, एक दिन भी सब कुछ तब भी बदला था, आज भी बदला है। फर्क सिर्फ इतना था कि वो तब 15 साल का था, तैयार नहीं था। 27 साल का था, पूरी तैयारी से सालों से बैठा हुआ था। अगले दिन नसीम ऑफिस फिर आया। जाते ही उसको एक स्लिप मिली, उस पे एक खबर लिखी हुई थी, रिचर्ड डेनिस, लेजेंडरी ट्रेडर, टर्टल ट्रेडर्स का फाउंडर, वो उस हफ्ते बैंकरप्ट हो गया था। उसका दोस्त देव 3 दिन बाद ऑफिस आया। पहले जैसा नहीं था डेव। नसीम से नजर मिली तो बोला, तू सही था नसीम। नसीम ने कहा कि यार मैं सही नहीं था, बस तैयार था। तू स्मार्ट है डेव, पर स्मार्ट होना काफी नहीं है। दुनिया में स्मार्ट लोगों को भी तोड़ा जाता है, क्योंकि स्मार्ट लोग सोचते हैं कि उन्हें पता है सब कुछ के क्या होगा, पर एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं पता होता। ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कुछ साल पहले, और मैं इसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या ब्लैक मंडे के बाद नसीम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो गया था, पर उसने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी। अगले 12-13 साल अलग अलग बैंक्स में काम करना शुरू किया। क्रेडिट स्विस, BNP, ड्यूशे बैंक, पर जगह वही हर जगह पे, लेकिन उसने अप्रोच वही रखी। सस्ते ऑप्शन खरीदे, छोटा लॉस लिया, बड़े इवेंट का वेट किया। दोस्तों यहाँ एक सेकंड रुकते हैं। डेव स्मार्ट था, रिसर्च करता था, मेहनत करता था, पर तैयार नहीं था। और यही फर्क है स्मार्ट होने और तैयार होने में। तैयारी सिर्फ मेहनत से नहीं होती, इसमें एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। और ऐसा कोई चाहिए होता है जो आपको पर्सपेक्टिव दे सके, जो आपको सिर्फ अपनी स्क्रीन पे नहीं दिखता। यहीं पे आपको हेल्प करते हैं स्टॉक पाठशाला के वेरीफाइड ट्रेडर्स, जो कि आज भी मार्केट में खुद ट्रेडिंग करते हैं। इनके साथ आपको मिलते हैं महीने के 20 लाइव सेशंस। अकेले ट्रेडिंग करना और किसी एक्सपीरियंस इंसान के साथ सीखते हुए ट्रेडिंग करने में बहुत फर्क होता है। यही वो फर्क था जो डेव और नसीब को अलग करता था। स्टॉक पाठशाला के प्लान सिर्फ 999 से शुरू होते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1999 में उसने अपना फंड खोला, इम्पीरिया कैपिटल। स्ट्रेटजी इस बार भी वही थी। 2000 में .com बबल फटा, नेस्डैक टूटा। नसीम की फर्म इम्पीरिका ने एक साल में 60% रिटर्न दिया, उस साल भी जब सब लोग नुकसान में थे। पर फिर कुछ शांत साल भी आए। 2001 में मार्केट शांत थी, 2002 में कुछ नहीं हुआ, 2003 में छोटा लॉस, 2004 भी वही। 4 साल हर दिन छोटा लॉस। इन्वेस्टर्स का पैसा, जिन लोगों ने इम्पीरिका कैपिटल में पैसा लगाया था, उनका पैसा धीरे धीरे घट रहा था। धीरे धीरे उनकी पेशेंस भी घट रही थी। एक इन्वेस्टर का कॉल आया, नसीम 3 साल हो गए हम नीचे जा रहे हैं, अगला क्रैश कब होगा? नसीम ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन इन्वेस्टर ने कहा कि ये क्या जवाब है, मेरा पैसा है तुम्हारे पास। अगर मुझे पता होता कि कब आएगा तो ये ब्लैक स्वैन नहीं होता। इसका डेफिनेशन ही यही होता है कि इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ब्लैक स्वैन में पैसे कमाता हूँ और वो सालों में एक बार आता है। इन्वेस्टर्स ने वाला पैसा निकाल लिए के बाद एक एक करके सबने ऑलमोस्ट। दुनिया की नजर में नसीम की कहानी खत्म हो रही थी। डेव वही पुराना दोस्त जो एक दूसरी फर्म में काम करता था, नसीम से कभी कभी मिलता था। एक शाम ड्रिंक्स पे डेव ने पूछा, फंड कैसे चल रहा है तेरा? नसीम ने ग्लास घुमाया और कहा कि बंद करना पड़ेगा शायद। डेव हैरान नहीं था कि 1987 के बाद तुझे लोग जीनियस बोलते थे, साल 2000 में भी ऐसा हुआ। अब लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं वन हिट वंडर, लकी था, अब खत्म, किस्मत का खेल था। और तू क्या सोचता है? नसीम ने एक सिप लिया और कहा कि मैं वही सोचता हूँ जो पहले सोचता था। स्ट्रेटजी सही है, दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं, पर उनके बीच का वक्त वो बहुत लंबा होता है डेव, और लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते। डेव ने पूछा तू क्या करेगा? फंड बंद करूंगा, लिखना शुरू करूंगा, किताब लिखूंगा, लोगों को समझाऊंगा कि वो दुनिया को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना बंद करे। डेव हंसा, ट्रेडर से राइटर अच्छा करियर मूव है। तू हंस, पर एक बात याद रखना, अगले क्रैश पे मिलेंगे। 2004 में इम्पीरिका फंड बंद हुआ। नसीम ने ट्रेडिंग छोड़ दी। दुनिया की नजर में एक फेल्ड फंड मैनेजर जिसको 1-2 बार लकी ब्रेक मिला, पर कहानी खत्म। पर नसीम ने लिखना शुरू किया। पहले लिखी फूल्ड बाय रैंडमनेस, जिसमें उसने बताया कि लोग अपने सक्सेस को स्किल मानते हैं और फेलियर को खराब किस्मत, जबकि दोनों में चांस का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद लिखी द ब्लैक स्वॉन। इसी बीच नसीम का एक पुराना स्टूडेंट मार्क स्पिजनेगल, उसने एक नया इन्वेस्टमेंट फंड खोला, यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट। उसमें भी स्ट्रेटजी नसीम की ही थी, सस्ते ऑप्शंस वाली। नसीम को अपना एडवाइजर बनाया। सबने सोचा अरे यार फिर से वही सब बकवास करेंगे ये लोग, लेकिन 2007 में ब्लैक स्वॉन किताब पब्लिश हुई। नसीम ने लिखी
थी, फाइनेंशियल सिस्टम एक ताश के घर जैसा दिखता था। सब स्टेबल था बाहर से, लेकिन एक धक्के में सब कुछ गिर सकता था। बैंक्स ने इतना रिस्क ले रखा था जो उनके मॉडल्स में था ही नहीं। कुछ बड़ा होने वाला था, किसी को कुछ नहीं पता था। बैंक्स रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखा रहे थे, हाउसिंग मार्केट बूम पे था, वॉल स्ट्रीट बोनसेस बांट रही थी, सब बहुत ठीक था, इतना ठीक कि हो ही नहीं सकता था। फिर आया सितंबर 2008, लीमन ब्रदर्स, 158 साल पुराना बैंक, 25,000 एम्प्लॉइज, वॉल स्ट्रीट का एक पिलर, एक रात में खत्म हो गया। और नसीम तालब अपने घर में बैठा था, किताब पढ़ रहा था। उसका फोन बजा। मार्क्स पिज़नेगल, उसका स्टूडेंट जिसने यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, उसका फोन था। नसीम सर, अक्टूबर के नंबर आ गए हैं। नसीम ने पूछा, बताओ। तो मार्क ने कहा कि 65 से 115% रिटर्न एक महीने में। फंड के अलग अलग पोर्टफोलियोज के अलग अलग नंबर हैं, पर सबसे कम प्रॉफिट रिटर्न 65% है। नसीम चुप रहा एक सेकंड। मार्क बोला, आप सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। दुनिया जल रही है और हमारा फंड एक महीने में डबल हो रहा है। आपकी 20 साल पुरानी स्ट्रेटेजी आज भी काम कर रही है। नसीम ने कहा कि मार्क, ये फिर से नहीं है, ये हमेशा ही काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। बस बीच में लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, वो कहाँ होता है सबके पास। फिर पहली बार काफी महीनों में डेव का कॉल आया। वही डेव जो कि स्मार्ट ट्रेडर था। डेव ने कहा, बोला था तूने अगले क्रैश में मिलते हैं। नसीम हंसा और बोला, हाँ बोला तो था। मेरा फंड 40% नीचे है, क्लाइंट्स पैसा निकाल रहे हैं, कलीग ने रिजाइन कर दिया है, कहता है कि ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। नसीम ने डेव से पूछा कि भाई तू कैसा है? डेव रुका, इस बार मैं प्रिपेयर नहीं था, 87 में भी नहीं था, 2000 में भी नहीं था, अब भी नहीं हूँ। 20 साल हो गए, मैं वही का वही इंसान हूँ। डेव तू अकेला नहीं है, पूरी वॉल स्ट्रीट, पूरी स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स ऐसे ही होते हैं। 87 के बाद सबने बोला था कि अब हम बेटर सिस्टम बनाएंगे। 2000 के बाद भी बोला था, 2008 में बैठे हैं और अगले क्रैश में फिर से वैसा ही होगा। डेव ने पूछा कि लोग सीखते क्यों नहीं है सेम गलती बार बार? क्योंकि सीखने का मतलब है एक्सेप्ट करना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, और वो एक्सेप्ट करना वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लोग गलत होना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि मुझे पता ही नहीं, वो नहीं कर पाते। क्या 2008 के बाद नसीम तालब एक नाम बन गया, द ब्लैक स्वान, जो 2007 में पब्लिश हुई थी। एक साल पहले क्रैश से वो दुनिया की सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली किताब बन गई। 30 लाख किताबें बिकी 30 से ज्यादा भाषाओं में। संडे टाइम्स ने इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 12 सबसे बड़ी इन्फ्लुएंशियल किताबों में रखा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 2020 में जो हम सब ने देखा है, वहां पे भी एक ब्लैक स्वान इवेंट होने वाला था और नसीम तब भी तैयार था। मार्च 2020, कोविड-19, दुनिया बंद हुई, मार्केट्स टूटे, S&P 500 एक महीने में 34% गिरा। ऑयल फ्यूचर हिस्ट्री में पहली बार नेगेटिव गए, मतलब लोग तेल बेचने के लिए पैसा दे रहे थे। और यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट, वही फंड जो उसके स्टूडेंट ने खोला था, नसीम की फिलॉसफी पे चलता था, उसने मार्च 2020 में 3612% का रिटर्न दिया एक महीने में। नसीम उस दिन कहाँ था? ट्रेडिंग फ्लोर पे नहीं था, ब्लूमबर्ग टर्मिनल के सामने भी नहीं था, वो अपने घर में बैठा था। पुरानी अरेमिक लैंग्वेज किताब पढ़ रहा था, एक हजारों साल पुरानी जबान के ग्रामर रूल स्टडी कर रहा था, जबकि उसका फंड हिस्ट्री का सबसे बड़ा मंथली रिटर्न दे चुका था, क्योंकि सिस्टम खुद काम कर रहा था। इंसान को बीच में काम करने की जरूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट जब इंसान काम करते हैं तो काम खराब होता है। कुछ हफ्ते बाद नसीम एक यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर दे रहा था ऑनलाइन। कोविड की वजह से स्टूडेंट में से एक लड़का था, एलेक्स नाम का, 24 साल का, ऑप्शन ट्रेडर था। 2020 के क्रैश में अच्छा पैसा बनाया था पुट्स खरीद के, पर पहले के कुछ महीनों में बहुत पैसा खोया भी था कॉल्स खरीद के। लेक्चर के बाद एलेक्स ने प्राइवेटली मैसेज किया, सर आपकी स्ट्रेटेजी समझ में आई, पर एक प्रॉब्लम है। आप कहते हो कि हर दिन छोटा लॉस लो और बड़े इवेंट का वेट करो, पर हर दिन छोटा लॉस लेना साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल होता है। मैं 2 हफ्ते तक वेट नहीं कर पाता। नसीम ने जवाब दिया, वो होगा, वो सबके साथ होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता था? नहीं लगता था, हर दिन घटिया लगता था। पर एक बात थी, मैं अंधा होके ऑप्शंस नहीं खरीदता था। मार्केट के डायनामिक में बड़े क्रैश ऑलमोस्ट कभी नहीं होते, तो वो ऑप्शंस को बहुत सस्ते में बेचते हैं दूर वाले। पर मैं जानता था कि क्रैशेस उतने भी रेयर नहीं है जितना लोग मानते हैं, तो मैं वो चीज सस्ते में खरीद के रखता था जो असल में ज्यादा वैल्यूएबल थी। ये लॉटरी नहीं थी एलेक्स, ये वो डील थी जो सिर्फ उन्हें दिखती थी जिन्हें पता था कि दुनिया मॉडल से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। एलेक्स ने कहा कि इतना आसान है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? एलेक्स, ज्यादातर लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, मतलब क्रैश आए तो सर्वाइव कर लेंगे। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता, मैं वो बनना चाहता हूँ जो क्रैश से फायदा उठाए। एक ग्लास स्ट्रॉन्ग होता है, गिरता नहीं, पर जब गिरता है तो टूट जाता है कंप्लीटली। मैं ग्लास नहीं बनना चाहता, मैं वो चीज बनना चाहता था जो जितना गिरे उतनी मजबूत हो। उसको मैं एंटी फ्रेजाइल बोलता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी एंटी फ्रेजाइल है, जितना बड़ा क्रैश मेरा उतना बड़ा फायदा। एलेक्स ने पूछा, आपको ये सब कहाँ से समझ में आया? किताबों से नहीं, बेरूत से। 15 साल का था जब मेरा घर, मेरा शहर, मेरी दुनिया एक सुबह में खत्म हो गई थी। तब से मुझे एक ही चीज पता है, कल का दिन आज जैसा नहीं होगा, कभी नहीं होता। और जो लोग सोचते हैं कि हमेशा ही ऐसा होगा, वो सबसे पहले टूटते हैं।
दोस्तों, नसीम तालिब की कहानी 3 नंबर्स में समझ में आती है। 1987 में $35 मिलियन, 2008 के यूनिवर्सल फंड का 65 से 115% का रिटर्न, 2020 का एक महीने में 3612% का रिटर्न। 3 क्रैशेस, 3 डेकेड, हर बार एक आदमी तैयार था। पर इन 3 नंबर्स के पीछे हजारों दिन थे जब नसीम ने पैसा गवाया। छोटे छोटे हर दिन, सालों तक वो दिन किसी को नहीं दिखते, कोई हेडलाइन नहीं बनाते, सिर्फ एक रेड P&L है जो उसने देखा है। ज्यादातर लोग उन हजारों दिनों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, अरे कुछ हफ्तों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए ज्यादातर लोग नसीब नहीं बन पाते। उन्हें हर दिन ग्रीन चाहिए, हर दिन प्रॉफिट चाहिए, हर हफ्ते वैलिडेशन चाहिए कि मैं सही हूँ। नसीम को वैलिडेशन नहीं चाहिए थे, उसका लोग मजाक उड़ाते थे, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी कि जब दुनिया टूटे तब वो खड़ा हो, और वो हर बार खड़ा था। आप ऑप्शंस खरीदते हो, कॉल, पुट, वीकली एक्सपायरी, नसीम भी ऑप्शंस खरीदता था। फर्क ये है कि नसीम लॉस लेना जानता था। आप 2 लॉस के बाद स्ट्रेटजी बदल लेते हो, 5 लॉस के बाद फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, 10 लॉस के बाद मार्केट को छोड़ देते हो, या जब ट्रेड करते हो तो साइज डबल कर देते हो। लेकिन नसीम ने 8 महीने लॉस लिया और स्ट्रेटजी नहीं बदली। 4 साल लॉस लिया, फिलॉसफी नहीं बदली, क्योंकि उसे पता था कि वो एक दिन आएगा, पता नहीं कब, पर आएगा, और आया। एक सवाल छोड़ के जाता हूँ आपके लिए। नसीम की पूरी जिंदगी बैरूत से वॉल स्ट्रीट तक एक ही चीज पे बनी थी। वो चीज ये थी कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा। ये सुनने में कमजोरी सी लगती है, पर ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपको नहीं पता, उसी दिन आप तैयार होना शुरू होते हो। और तैयारी वो हमेशा हमेशा प्रेडिक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। और हाँ, स्टॉक पाठशाला का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 20 लाइव सेशंस पर मंथ, शुरुआती प्लान अगेन सिर्फ 999 से। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। इसको देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।